हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो 2020 में CHS मैथमेटिक्स ग्रुप से 11th करने के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं CHS 11th के लिए मैथ्स ग्रुप के बच्चों के लिए मैं आज से, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारे पूरे भारत भर में और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना जो महामारी बीमारी है इसके चपेट में आ चुका है और इसके कारण हमारे सारे इंस्टीट्यूट सारे कोचिंग क्लासेस बंद हो चुका है। ऐसे में बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई भी होना उचित नहीं माना जाता है और उचित माना इसलिए नहीं जाता क्योंकि ऑनलाइन में जो क्लासें चलती है उसमें बहुत सारे क्लासेस नहीं, टोटल क्लासेज है जो पेड क्लासेज है। अब ऐसे में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे बच्चे अपना फीस नहीं दे पाने के कारण वो अपना CHS 11 मैथमेटिक्स की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आज से मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेज क्लास 11th के लिए जो मैथमेटिक्स ग्रुप से है उनके लिए आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसको किसको मैथमेटिक्स ग्रुप से 11th करनी है, जल्दी से बताइए कमेंट में। और आज से दोस्तों आज हमारा ये क्लास होगा दोस्तों प्रीवियस ईयर 2010 की क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्लास 11th का हम लोग स्पेशलिस्ट क्लास 11th की तैयारी करेंगे, ना तो यहाँ पे 9th का होगा, नहीं यहाँ पे बायोलॉजी, नहीं यहाँ पे कॉमर्स होगा, ओनली वन यहाँ पे मैथमेटिक्स ग्रुप चलाया जाएगा। ठीक है, मात्र एक चैनल जहाँ पे मैथमेटिक्स ग्रुप और पूरे सिलेबस मैथ्स का पूरे सिलेबस कराया जाएगा आपको। और क्लास 11 का मैथ्स ही नहीं, मैथ्स के साथ साथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होता है आपके एग्ज़ाम में। ये पांचों सब्जेक्ट का तैयारी आपका कराया जाएगा। आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो CHS की एग्ज़ाम होती है उसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स से, जो कि 25 नंबर का होता है। 25 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से, ये भी 25 नंबर का होता है। और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, ये भी 25 नंबर का होता है। और उसके बाद 10 क्वेश्चन हिंदी से जो कि 10 नंबर का होता है। और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, ये भी 10 नंबर का होता है। और 5 क्वेश्चन GK GS से। ठीक है, अब ऐसे में आपको सिलेबस तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। आपको क्या करना है दोस्तों कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK GS इन सारे के लिए क्या करना है कि आपको क्लास 9th का मैथ को पहले छोड़िए, क्लास 9th का फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद क्या करना, मैथ को देखना है। और उसके बाद GK GS के लिए एक बुक आता है लूसेंट, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको एक बुक आता है CHS करके, ऐसे CHS एक बुक ही है जो आपको CHS 2020 उसमें लिखा हुआ रहता है। आपको बस ये करना है कि आपको हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देना है या इंग्लिश मीडियम में। तो हिंदी मीडियम में देना है तो ये हिंदी मीडियम के लिए ये बेस्ट बुक है। और हम जो तैयारी कराएंगे वो भी हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी उचित होगा। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे चैनल से। आप लोग से मेरा निवेदन है कि जो भी बच्चे CHS 11th की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और अदर भी बच्चे हैं उनके पास भी शेयर करें। स्पेशल जो हिंदी मीडियम का है उनके लिए तो बेहद खुशखबरी है ये, और कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री। और मात्र अब आपको अगर लॉकडाउन 17 तारीख का ख़त्म हो जाता है, 17 तारीख, आज 9 तारीख हो गया, 17 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया गया। लेकिन अगर 17 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम मात्र 4 से 5 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसे में आपके पास अब बचे कुचे 25 दिन बचा है। तो बचे कुचे 25 दिन में हम लोग स्पेशल मैथ्स ग्रुप की तैयारी हम लोग कर लेंगे, ताकि आप ये जो कंपटीशन है दोस्तों बहुत ही टफ कंपटीशन है। लेकिन आपको अगर बेहद अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाले टीचर अगर मिल जाए तो आपको मात्र 1 महीना काफ़ी है इसकी तैयारी के लिए। ऑल सब्जेक्ट में हम बता रहे हैं,
क्लास 11 के लिए। कैसे? बस बोलने से नहीं होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं और उसके बाद देखें आप मेरा क्लास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे CHS 2011 का प्रीवियस ईयर को हम लिए और प्रीवियस ईयर में मैथमेटिक्स ग्रुप का फर्स्ट क्वेश्चन को लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 117 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है। 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 117 है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या है। क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको करेक्ट ऑप्शन में ही टिक लगाना है। आपको पता है कि CHS का जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेसिस होता है, आपको 4 ऑप्शनों में से चूज करके लिखना। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से फटाफट। तो इसके लिए आपको क्या होता है दोस्तों कि 100 क्वेश्चन दिया जाता है, 2 घंटे का समय रहता है। तो 100 क्वेश्चन में 2 घंटा काफ़ी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कंपटीशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या होता है दोस्तों कि 1 घंटा में क्या होता है कि आपको 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग करने की तो प्रॉब्लम तो हो नहीं सकता, टाइम आसान से टेकिंग हो जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कहता 9 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे लगातार की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्रमागत हो गया। उसके बाद कहता प्राकृत संख्या। आप लोग सभी को पता होगा दोस्तों कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको पूर्ण संख्या, और 1 से लेकर यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसका योग दिया गया 117। तो मान लिया कि हमें तो कोई प्राकृत संख्या तो पता होगा, तब तो कहाँ से लगातार, तो कहाँ से लगातार बोल रहा है, ये तो कोई बोल नहीं रहा कि 9 से लेकर लगातार 9 संख्याओं का योग 117 है, या 10 से लेकर 20 तक के लगातार संख्याओं का योग 117 है, ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहा। तो आपको मानना होगा, क्या मानेंगे कि मान लिया कि प्रथम जो प्राकृत संख्या है वो 1 से है और प्लस यहाँ पे सिर्फ प्राकृत बोल रहा। अगर बोलता कि 9 लगातार सम संख्या तो x + 2 लिखते, ठीक है। और अगर विषम संख्या बोलता था x + 1 x + 2 ऐसे कर करके लिखते, x + 1 x + 3 x + 5 ऐसे लिखते विषम संख्या में। तो यहाँ पे हो गया पहली प्राकृत संख्या x, दूसरी हो जाएगा x + 1 लगातार बोल रहा है तो x + 2 x + 3 x + 4 और x + 5 और x + 6 ऐसे इधर, और थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से। x हो गया x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 और x + 7 और x + 8। 9 है तो आप x से स्टार्ट किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गया 1 से लेके 8 तक, और एक बच गया आपका x, यानी 9 संख्या हो गया। क्या कहता है कि 9 संख्या का योग दिया गया आपको। क्या दिया गया? योग। योग का मतलब होता है जोड़। कितना दिया गया है? 117। तो कह रहा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या है क्या, तो आपको x का मान निकलेगा तब तो पता चलेगा कि बड़ी संख्या कौन है, पांचवा संख्या कौन है, छठी संख्या कौन है, पहली संख्या कौन है, अंतिम संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या आपको देखना है यहाँ पे x + 8 है, यानी x + 8 का वैल्यू क्या होगा ये निकालना होगा। चलिए कैसे होगा, देखिए यहाँ से पहले जो एक चर वाले है उसको जोड़ लेते हैं। चर संख्या को पहले यानी एक कास्ट वाले को जोड़ते हैं x को। तो यहाँ देखिए 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x और 9x। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x अब प्लस, अब जोड़ लीजिए अचर को 1 2 2 1 3 3 6 4 10 15 15 6 21 और 21 7 कितना हो जाएगा 28 और 28 8 36, अब बराबर में 117 हो गया। यहाँ से देखिए 9x बराबर में 117, बराबर के ये साइड प्लस में 36, इधर आ जाएगा माइनस में 36। यहाँ से आप देखिए
क्या देखिए कि 9x बराबर 117 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 7 में से 6 जाएगा, बच गया जाएगा 1, और यहाँ पे 1 में से 3 यानी 11 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 8। यहाँ पे आप देखिए x बराबर में हो गया 81। अब इधर 9 था, इंटू में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 9 नमा 81 यानी x बराबर आ गया 9। तो आपको सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा? तो x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा? आपको पता है x का वैल्यू 9 है, अब प्लस 8 है, 9 है और प्लस 8 है, तो 9 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 17। 17 हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो हमको आप लोगों को समझाना पड़ता है, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगता है। आपको एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, डायरेक्ट आपको माइंड में क्या करना है? डायरेक्ट आपको माइंड में ये सब चलना है कि योग, कर्मागत और प्रकृति ये क्या होती है। अगर इतना चीज़ जानते हैं तो आप फटाफट मात्र 30 से 40 सेकंड में मैथ्स के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप नोट करें। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर है, तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए आपका सेकंड प्रश्न क्या है? कहता है अनुक्रम 1 3 6 10 15 डॉट 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 का 10वां पद है, ये कैसे सॉल्व होगा? इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए दनादन सॉल्व करते हुए चलेंगे। अनुक्रम बोल रहा है, तो क्या सबसे पहले तो अनुक्रम को चेक कीजिए कि क्या एपी में ये है या नहीं। अगर एपी में है, एपी यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहने का मतलब होता है कि दो संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए? बीच का अंतर समान होना चाहिए। सभी जितना भी अनुक्रम दिया जाएगा, सभी अनुक्रमों में जो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए वो समान आना चाहिए, तभी एपी में होगा। तो क्या है या नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे हो जाता है 3। लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2D आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस 2 और 3, यानी ये एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो कैसे बनेगा? तो आपको अनुक्रम लिख लेना है 1 3 6 10 15। उसके बाद क्या करते जाना है दोस्तों? 10 तक चलना है। तो 10 तक चलना है, तो चलिए डॉट 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 चलिए 10 तक। तो यहाँ से देखिए ये दोनों का अंतर कितना है? 2, फिर ये दोनों का अंतर 3, फिर ये दोनों का अंतर 4, फिर ये दोनों का अंतर 5, फिर ये दोनों का अंतर 6, फिर ये दोनों का अंतर 7, फिर ये दोनों का अंतर 8, फिर ये दोनों का अंतर 9, फिर ये दोनों का अंतर 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हो गया 1, 10 हो गया। तो यहाँ आप देखिए ऐसे करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं है। क्या आपको करना है? यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया। क्या मिल गया? कि 1 3 यानी 2, उसके बाद इसमें 3 4 5, अब 5 के बाद अब 6 जुटेगा, तब 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36, अब 36 में 9 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 55। अब देखिए 10वां पद निकला कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां पद यानी 10वें नंबर संख्या कौन आएगा? 55 आएगा। तो आपका यही हो गया करेक्ट आंसर, 55 हो गया। तो ये हमारा सेकंड प्रश्न भी रहा। बताइए आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में। और ये आज का शुरुआती क्लास है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चनों को हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम का थोड़ा अभाव है दोस्तों, आज के लिए सॉरी। तो आपको बस आज मैं ये क्लास स्टार्ट किया हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम अपना क्लास को निरंतर बनाए रखें, डेली क्लास चलाएं या नहीं चलाएं। बिल्कुल फ्री क्लास चलेगा दोस्तों, कोई भी शुल्क आपको बिल्कुल नहीं देना है। चलिए आप लोग इसे नोट करें, फिर अगले प्रश्नों को भी देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। शायद आपको मान लिया कि आपको मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा, आप पढ़ नहीं पाते, तो हम जो क्वेश्चन बोलते हैं उससे आपको नोट करना है, सॉल्यूशन आपको समझना है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास की 4/3 गुणी है। यदि इसका आयतन 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या है
आपका ऑप्शन 4 को दिया गया है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चुनना है। क्या कहता है, एक शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास की 4/3 गुनी है, तो उसके आधार की त्रिज्या है। तो सबसे पहले तो इसका व्यास पता होना चाहिए। तो मान लिया कि सॉल्यूशन करते हैं मान लिया कि जो शंकु का जो व्यास है, व्यास को डी मानते हैं, डी को मान लेते हैं हम क्या, एक्स मान लेते हैं। अब इसीलिए जब डी हो गया एक्स, तो इसीलिए त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा, तो आर होता है व्यास का आधा यानी x/2 हो जाएगा, यहाँ पे r2 हो गया। अब h बराबर क्या हो जाएगा, कहता है उसका कि आधार के व्यास की 4/3 गुनी है। तो आधार के व्यास की 4/3 गुनी है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। व्यास के 4/3 गुनी है, तो x का 4/3, x गुने 4/3 कर दिए, ये व्यास का 4/3 गुनी हो गया ऊंचाई। अब क्या बोलता है कि इसका आयतन दिया गया, तो शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 और 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर दिया गया कितना, 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो यहाँ से आप देखिए कि पाई से पाई कैंसिल और ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 1/3 और गुणे में यहाँ पे हो गया कितना, आर स्क्वायर। तो आर कितना है, एक्स स्क्वायर, अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, क्योंकि x/2 का एक्स स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और इंटू एच कितना है, 4/3 और 1 से अब बराबर में हो गया आपका 81। यहाँ से आपका आएगा आंसर। यहाँ देखिए आप क्या हो जाएगा, 1/3 और गुने एक्स के स्क्वायर बटा में 4 और गुने 4/3 और x बराबर 81। ठीक है, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या, देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और गुने 4 गुने एक्स, क्योंकि मान लिया कि 81 बटा में इधर कुछ नहीं है तो 1, तो बाई क्रॉस कर देंगे, तो बाई क्रॉस करेंगे कि तो ऊपर के साथ ऊपर के गुना और ऐसे ऐसे गुना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक से तो गुना करने से कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो आपको क्या गुना करना, एक्स स्क्वायर गुने 4x, तो कर दिए। अब बराबर है तो बराबर 81 और गुना में कितना, 4 तिया 12 और 12 तिया के 36, यानी गुना में आपको करना है 36। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर जब गुना होगा एक्स में तो ये हो जाएगा x3, क्योंकि गुना पे पावर जुटता है। यहाँ पावर था 2, यहाँ पे पावर 1 था, गुना होगा x में x ही हो जाएगा, लेकिन पावर जुटेगा यहाँ 2 था, 1 जुटेगा पावर, तो x3 3 हो गया। अब यहाँ से आप देखिए x3 बराबर हो गया 81 गुने 36। अब बटा में इधर गुणा में था 4, इधर आके भागा में 4, 4 नमा के 36, x3 बराबर हो गया 81 गुने 9, यानी x3 बराबर हो गया 9 इकाई 9 और 8 नमा 72, 729। अब आपको x निकालना है, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, ये q√729। तो q√729 कितना होता है, 9 का q होता है 729, यानी कि आपका x का वैल्यू आ गया 9। आपका क्या पूछ रहा था, आधार की त्रिज्या को क्या माने हैं, x/2, यानी कि 9/2, 9/2 यानी 9 को 2 से भागा देंगे, 4.5 सेंटीमीटर आएगा आपका त्रिज्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आप लोग समझे कि नहीं, कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग बेहिचक पूछेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन बिल्कुल एक आसान भाषा में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक बाल्टी की दोनों त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है तो बाल्टी की धारिता है। अब यहाँ पे बाल्टी का फिगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि बाल्टी इस तरीके से बनाया जाता है। ये रहा हमारा बाल्टी। तो बाल्टी यानी कि ये होता है, बाल्टी किस आकार का होता है, छिन्नक के आकार का होता है। तो आपको छिन्नक के आयतन पता होना चाहिए, तभी जाकर बनेगा। अब धारिता का मतलब क्या होता है, धारिता का मतलब होता है आयतन। आपने यहाँ पे देखिए कि ये जो बाल्टी का एक ऊपर का त्रिज्या होता है, एक बड़ी त्रिज्या और एक छोटी त्रिज्या। तो बड़ी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 28 सेंटीमीटर होगा और 7 सेंटीमीटर नीचे पे, दोनों त्रिज्या दिया गया है। तो आपको आयतन निकालना है।
तो आपको आयतन कैसे निकलेगा, ऊंचाई भी तो दिया गया है, तो आपको आयतन निकालने के लिए आपको दोनों आर पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो दोनों आर तो पता ही है, ऊंचाई पता ही है, तो फिर आयतन क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो इसका आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, आयतन को भी से हम इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी को पता होगा दोस्तों कि 1/3 पाई एच, 1 में 3 पाई एच और इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2, ठीक है, यही ना होता, इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस R1 इंटू R2 होता है। तो ये होता है, आपको पता है, यहाँ से आप सॉल्यूशन कर लेंगे इसका मान पुट करके 1/3 और इंटू में यहाँ से देखिए पाई का मान 22/7, जब कुछ भी ना बोले प्रश्न में तो पाई का मान 22/7 लेना। अगर बोल दे कि पाई का मान 3.14 लेना तो उसको भी लेकर आप बनाना है। तो यहाँ पे एच का मान 45 है, ब्रैकेट R1 कितना है, R1 है 28 का स्क्वायर, यानी 28 गुने 28 हम डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस R2 कितना 7 गुने 7 और प्लस R1 इंटू R2 यानी 28 इंटू 7, इतना हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए 1 यानी आपको डायरेक्ट मल्टीपल अब करते चलना है, यहाँ पे हो गया 22, अब बटा में क्या हो जाएगा 3 गुने 22 गुने 45 बटा में 3 गुने 7 और इंटू यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 28 गुना में 28 और यहाँ से आप देखिए ये कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा, बराबर के ये साइड। आप इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे इसको ऐसे कीजिए ताकि कम समय लगे आपका। यहाँ पे 22 गुने 45 बटा में 3 गुना में 7 और गुना में कितना हो जाएगा 28 गुने 28 अब प्लस 7 गुने 7 अब प्लस 28 गुने 7, ये हो गया आपका ब्रैकेट में। यहाँ से देखिए 22 गुने 45 अब बट्टा में 3 गुने 7 और गुने यहाँ से देखिए 28 गुने 28 करेंगे, या फिर आप यहीं पे डायरेक्ट क्यों ना काट देते हैं, यहाँ से इसको हम ब्रैकेट को हटा देते हैं और यहीं पे आप काट दीजिए। तो कितना काट देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौके के 28 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए 22 गुना में 45 अब बट्टा में 3 और गुने 4 गुने 28 अब प्लस 7 गुने 7, यहाँ पे इसको रहने दीजिए, 4 गुने 28 को गुना करते हैं, 8 चौके 32 के 2, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 3 8 3 11 112 और प्लस में ये हो गया 49 और प्लस में हो गया आपका 8 7 56 के 6 7 दूनी 14 5 19 196। अब यहाँ देखिए 2 1 3 1 4, ये तो कटेगा नहीं, 300 112। अब यहाँ से आप जब इसको जब टोटल आप सॉल्व करोगे तो ये टोटल सॉल्व करके आपका आएगा कितना, यहाँ से ये 15 45 तो कट ही रहा, तो यहाँ पे बच गया 22 गुने 15 और गुना 112 अब प्लस 49 और 196, 9 6 15 के 5 और 9 4 13 1 14 के 4 और 1 1 2 245। इसको आप मल्टीपल और इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं ताकि कोई भी बच्चे को डॉट ना हो, और डॉट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में उसको पूछेंगे, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। चलिए एक प्रश्न को और हम लोग देखेंगे, उसके बाद आज के क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। कहता एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से विभाजित होने वाली अंकों की प्रायिकता है। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है, आप लोग 9th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इजी होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल कठिन होता है, जो काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो आपको बिल्कुल आसान भाषाओं में समझना है। कहता एक पासे को, अब पासा होता क्या है,
तो लूडो जो खेलते हैं तो लूडो में जो छक्का पंजा चौका इक्की दुग्गी आता है ना, यही होता है पासा यानी डाइस। तो इसको क्या किया जाता है, एक बार फेंका जाता है तो उसमें 3 से विभाजित होने वाले अंकों की प्रयोगता है। तो जब एक पासा को फेंकते हैं, जब लूडो को जो बॉक्स होता है उसको लेकर ऐसे ऐसे टिप टिप करते हैं, उसके बाद ऐसे चलते हैं, तो आपको क्या होता है कि उस डाइस में 1 से 6 तक नंबर अंकित किया रहता, लिखा हुआ रहता। तो आप एक बार उछालेंगे तो या तो आप पे क्या आएगा, 1 आएगा यानी पुक, या तो 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। चलने से पहले किसी को पता है कि छक्का आएगा कि पंजा आएगा कि चौका आएगा कि तिग्गी आएगा कि दुग्गी कि इक्की, लेकिन इतना पता है कि जब भी आएगा, जब 1 से लेकर 6 के बीच में ही कोई संख्या आएगा, जब हम छक्का को चलते हैं यानी डाइस को पासे को चलते हैं तो यानी आपको पता हो गया कि 1 से लेके 6 तक टोटल नंबर होगा, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एस आपको पता हो गया कि 6। अब प्रायिकता निकालने के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस तो पता हो गया, नंबर ऑफ ई कैसे निकलेगा, तो ये भी निकल जाएगा। नंबर ऑफ एस निकलेगा यहाँ से, कहता कि उस संख्या को 3 से विभाजित होने की प्रयोगता। तो यहाँ से देखिए 3 से विभाजित होने वाला के गो संख्या है, तो 3 से विभाजित हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2, यानी कि 3 से विभाजित होने वाला संख्या के गो है 2, यानी नंबर ऑफ ई बराबर यहाँ पे कितना हो गया 2। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना 2, नंबर ऑफ एस कितना 6, 2/6 यानी 1/3 आंसर। आपको एक बात और ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान 1 होता है, ना तो 0 से छोटा होता है प्रायिकता, माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होता है, और न ही 1 से बड़ा होता है, यानी 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता होता है। तो कितना हो बड़ा क्वेश्चन रहे उसका आंसर 1 और 0 के बीच में ही आएगा। तो 1/3 आपका 1/3 ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने 2010 का 5 क्वेश्चन मात्र देखे। तो आज हम ये पढ़ाने के मूड में नहीं थे, ये हमने पढ़ाया नहीं, बल्कि हम आपको सूचित बस आज करने आए थे कि आज से हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और CHS के लिए जो और भी मैथ्स का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर हम आएंगे और प्रतिदिन आपका क्लास चलेगा। आप लोग कमेंट में बताएं कि मुझे इतना बजे से क्लास आपका करना है, तो आप लोग एक टाइम बता दीजिए पक्का, ताकि मैं लाइव क्लास भी चला सकूं। तो आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे या सुबह में कभी भी आप एक टाइम बताइए कमेंट में। जितना ज़्यादा टाइम रहेगा, जितना ज़्यादा एक ही टाइम रहेगा, उसी टाइम पे ही हम वीडियो बनाएंगे लाइव क्लास बिल्कुल। और कोई शुल्क इसमें आपको नहीं देना, बस आपको सफलता प्राप्त करनी है CHS में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करेंगे और सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि मुझे इतना बजे से क्लास लेनी है। चलिए दोस्तों थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, खूब जमकर पढ़ाई करें और इस बार CHS को पार करें। और मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बिल्कुल पार होगा, 100% की गारंटी। चलिए मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।